हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में आपकी बात हो रही है नवम रेबिया केस के बारे में। आपने रिसेंटली ही न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। तो ये पूछ रहे हैं आपके किस चीज से रिलेटेड है। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं क्या है आपकी पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड है, या फिर आपके नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी से रिलेटेड है, क्या ये आपका सीनियर सिटीजन पेंशन फंड से रिलेटेड है, या फिर आपके ट्रैफिक रेगुलेशन 2019 से रिलेटेड है। चार ऑप्शंस दी गई हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है पावर्स ऑफ गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट। सो रिसेंटली जो आपकी केरला सरकार है दैट इज सीकिंग गवर्नर्स नॉट अगेन फॉर अ स्पेशल असेंबली सेशन टू डिस्कस फार्मर्स एजिटेशन। ठीक है जी, तो अंडर आर्टिकल 174 आपको पता है गवर्नर की पावर्स मेंशन्ड है। तो उसमें गवर्नर समन कर सकते हैं हाउस को किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पर जैसे उन्हें फिट लगता है। ठीक है जी, इसमें आपका आर्टिकल 172 पार्ट 2A है जो कहता है दैट गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग द हाउस, एंड जो आपका इसमें आर्टिकल 74 का पार्ट 2B है वो अलाउ करता है उन्हें टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 163 के आधार पर देखें तो इसमें कहा गया है कि गवर्नर अपने राइट्स जो भी उनके फंक्शंस हैं उन्हें एक्सरसाइज कर सकते हैं विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट इट आल्सो एड्स दैट ही और शी वुड नॉट नीड देयर एडवाइस इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स हिम और हर टू कैरी आउट एनी फंक्शन एट हिज और हर डिस्क्रिशन। ठीक है जी, सो इसमें आपका एक 2016 का वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का इन द नवम रेबिया केस और ये बेसिकली जो आपका केस था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा था अरुणाचल प्रदेश में, उसी के चलते ये केस आपका सामने आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं हाउस को ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट इसमें कोर्ट ने एक और चीज क्लैरिफाई की कि अगर गवर्नर के पास रीजंस हैं टू बिलीव दैट द चीफ मिनिस्टर एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो उस दौरान फ्लो टेस्ट भी ऑर्डर किया जा सकता है। ठीक है जी, सो ये बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप आपको ऑलरेडी ही पता हो इन सभी चीजों के बारे में, जो भी गवर्नर की पावर्स हैं किस तरीके से वो काम करते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी लोक अदालत के बारे में। ठीक है जी, और आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ करेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि लोक अदालत आपका एक्ट करता है एज द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो डिसीजन आपका लोक अदालत द्वारा लिया जाता है उसे फर्दर चैलेंज किया जा सकता है किसी भी सिविल कोर्ट में। और थर्ड में कह रहे हैं कि अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 लोक अदालत को स्टैट्यूटोरी स्टेटस दिया गया है। ठीक है जी, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ मेंशन है और इनसे रिलेटेड चार कोड्स यहाँ मेंशन है। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपकी करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड है। सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो भी डिसीजन होगा आपका लोक अदालत का वो फर्दर चैलेंज किया जा सकता है किसी भी सिविल कोर्ट में। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत क्यों है? क्योंकि जो इसमें आपकी लोक अदालत होती है उनके जो डिसीजन होते हैं उन्हें कंपेयर किया जाता है टू द वर्डिक्ट्स ऑफ द सिविल कोर्ट, और वो अल्टीमेट है और वो बाइंडिंग है ऑन ऑल द पार्टीज। ठीक है जी, तो आइए थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। सो कर्नाटका हाई कोर्ट एंड कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विसेज अथॉरिटी जो है उन्होंने काफी ह्यूज नंबर ऑफ केसेस जो उनके पेंडिंग चल रहे थे उन्हें सेटल किया है थ्रू लोक अदालत। इसमें आपके 2,61,882 केसेस को सेटल किया गया है इन अ सिंगल डे एट अ मेगा लोक अदालत, जो कि आपकी रिसेंटली ही दिसंबर 19 को हुई थी। ठीक है जी, तो इसके चलते 12.17% रिडक्शन हुई है ऑफ द केसेस जो कि आपके पेंडिंग थे कोर्ट्स में इन तालुक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स अपार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट। A total of 669.95 crore was awarded as compensation or settlement amount by amicably resolving the cases related to motor vehicle accident claims, land acquisition and अदर सिविल मैटर्स। और इन सेटलमेंट्स के चलते ही स्टेट सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है 41.45 करोड़ का बाय द वे ऑफ फाइन्स जो कि आपके इम्पोज किए गए थ्रू द कंपाउंडिंग ऑफ अराउंड 2 लाख पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। तो हमने आपकी स्टेटमेंट में डिस्कस कर ही चुके हैं कि जो आपके लोक अदालत हैं वो आपके एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं, एक तरीके का फोरम है जहां पर जितने भी आपके डिस्प्यूट्स है केसेस जो कि आपके पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में या फिर वो आपके प्री लिटिगेशन स्टेज पर है उन्हें सेटल किया जाता है। सो इसमें जो आपके लोक अदालत हैं बेसिक से इनका ऑब्जेक्टिव इनको बनाने का यही था कि जो प्रॉमिस दिया गया है हमारे प्रियम्बल में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है उसमें सिक्योरिंग जस्टिस का जो प्रॉमिस दिया गया है सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, वो हर एक सिटीजन को प्रोवाइड किया जा सके। तो इसमें जो आपका आर्टिकल 39A है वो प्रोवाइड करता है फॉर फ्री लीगल एड टू द डिप्राइव्ड एंड द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आपका आर्टिकल 14 और 22(1) है
कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी कंपलसरी करता है स्टेट के लिए टू गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लोक अदालत के बारे में बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 था, उसके चलते ही इन्हें स्टैट्यूटोरी स्टेटस दिया गया है और जो उनका डिसीजन होता है वो अल्टीमेट एंड इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। और ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि अपील उठाई जा सकती है अगेंस्ट द वर्डिक्ट मेड बाय द लोक अदालत। बट अगर किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उनके डिसीजन से, देन दे आर फ्री टू इनिशिएट लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ एप्रोप्रिएट जुरिस्डिक्शन, जिसमें उन्हें केस फाइल करना है बाय फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर इन एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू लिटिगेट। ठीक है जी। खास बात इसके बारे में कि किसी भी तरीके की कोई फीस पे नहीं की जाती है लोक अदालत में, तो आपका प्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि आपका किसी कोर्ट में पेंडिंग है, उसे बाद में लोक अदालत में रेफर कर दिया गया है, तो जितनी आपने ओरिजिनल फीस कोर्ट में पे की थी तो वो आपकी वापस कर दी जाती है, वो आपकी रिफंड कर दी जाती है। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स से आपकी लोक अदालत से रिलेटेड, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो जरूर इस टॉपिक को थॉरोली कवर कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपकी बात हो रही है द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY सेहत स्कीम। ठीक है जी। और आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनसे रिलेटेड करेक्ट है। यहाँ पर पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं ये आपका रिसेंटली लॉन्च किया है फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड कह रहे हैं स्कीम के चलते फ्री कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा टू द ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड में कह रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस या एश्योरेंस स्कीम है जो कि आपकी पूरी फाइनेंस है सरकार द्वारा। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ कोड्स मेंशन्ड हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली मेंशन्ड हैं। तो जो आपकी सेहत स्कीम है बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपकी JNK की यूनियन टेरिटरी के लिए, जिसमें तो हमने डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी टू द ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें जो आपका फाइनेंशियल कवर है वो आपका 5 लाख पर फैमिली तक है ऑन द फ्लोटर बेसिस टू ऑल द रेजिडेंट्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर एन ऑपरेशनल एक्सटेंशन ऑफ PMJY टू 15 लाख एडिशनल फैमिलीज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में तो आपको पता ही है कि दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है जो कि पूरी सरकार द्वारा फाइनेंस्ड है, जिसमें आपका 5 लाख रुपए का कवर प्रोवाइड किया जाता है पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ठीक है जी। इसमें जो हमने बात की कि आपका 5 लाख पर फैमिली के लिए है ऑन द फ्लोटर बेसिस, इसका मतलब क्या है कि आपका ये एक या एक से ज्यादा मेंबर्स द्वारा यूज किया जा सकता है। मतलब टोटल जो सम होगा किसी एक फैमिली के लिए तो वो 5 लाख तक है। तो अगर हम बात करें जो इंश्योरेंस है क्या क्या कवर करती है, तो जितने भी आपके मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जैसे कि ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, तो इस तरीके के प्रोसीजर्स तो ये कवर करेगा ही। साथ के साथ आपके अप टू 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जैसे कि आपके डायग्नोस्टिक्स हो सकते हैं, मेडिसिन वगैरह, तो ये सभी चीजें आपकी स्कीम में इंक्लूडेड हैं। तो इसकी बेसिक सी प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज किसी कोई व्यक्ति है जिन्हें इसके लिए अप्लाई करना है, तो वो अपने नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएंगे, फिर वहां पर उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाएगी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड से, फिर उन्हें गोल्डन कार्ड इशू किया जाएगा और इसमें जो उनके आरोग्य मित्र है जो भी कॉमन सर्विस सेंटर होगा उन्हें इन्फॉर्म करेगा अबाउट द आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स फॉर द फ्री ट्रीटमेंट, जहां पर जाके वो अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है जी। सपोज फिर उन्हें हॉस्पिटल विजिट करना पड़ गया किसी वजह से, तो वो पहले कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के साथ, जितनी भी एडिशनल असेसमेंट्स होंगी वो की जाएगी, डॉक्टर उनका फॉर्म भरेगा, देन आरोग्य मित्र विल अप्लाई फॉर अप्रूवल। ठीक है जी। फिर उनका एडमिशन कर ली जाएगी, जितना भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगा वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये बेसिक सा प्रोसेस है इससे रिलेटेड। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है EHRMS के बारे में। रिसेंटली ही आपने न्यूज में जरूर सुना होगा इसके बारे में। तो इनमें से आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके केंद्रीय और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज के लिए टू अप्लाई फॉर लीव एंड एक्सेस देयर सर्विस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। दूसरे में कह रहे हैं ये आपका लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट है। इसमें आपके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ही है।
ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं है ये प्लेटफॉर्म। सो गुड गवर्नेंस डे के ओकेजन पर 2017 में आपका ये जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस द्वारा लॉन्च किया गया था और इसे माना जा रहा है एज अ स्टेप टुवर्ड्स द ईज ऑफ गवर्नेंस एंड इट इज इन लाइन विद गवर्नमेंट्स गोल ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इसमें आपकी 25 एप्लीकेशंस ऑफ 5 मॉड्यूल्स इस सिस्टम की इनिशियली लॉन्च की गई थी, जहां पर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं लीव के लिए और जितनी भी उनकी सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके चलते जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपनी डिटेल्स जैसे कि आपकी सर्विस बुक होगी, लीव, सैलरी, जीपीएफ, ये सभी चीजें देख सकते हैं। साथ के साथ अगर उन्हें किसी भी क्लेम या रिम्बर्समेंट्स के लिए अप्लाई करना है, लोन्स या एडवांसेस के लिए अप्लाई करना है, तो वो सब चीजें भी वो परफॉर्म कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म के द्वारा। सो इसे डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जितनी भी आपकी मैनेजमेंट रिलेटेड इनपुट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो आप डैशबोर्ड के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो बेसिकली चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की पेंडेंसी है आपकी डेटा अपडेट करने में, जैसे कि आपके क्लेम्स हो गए। इसके चलते इट विल इंस्टिल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस रहते हैं ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरिंग, इन सभी चीजों का ये ध्यान रखेगा ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। तो काफी सिंपल सा टॉपिक था आपके लिए ये भी। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन से आर्टिकल्स द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है फॉर फाइलिंग ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल के बारे में बात की जा रही है। पहले ऑप्शन में कह रहे हैं आपका आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32, सेकंड में कह रहे हैं आर्टिकल 125 एंड आर्टिकल 54। क्या ये आपका आर्टिकल 209 एंड आर्टिकल 32 है या फिर आपका आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 54 है? काफी सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32। सो रिसेंटली ही कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है राज्य सरकार को और बाकी रेस्पोंडेंट्स को ऑन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि फाइल की गई है एक 5 महीने के बच्चे द्वारा, हु इज सीकिंग टू बैन ट्रैफिक मूवमेंट विद इन एंड थ्रू द कबन पार्क इन बेंगलुरु। सो बेसिकली जो लिटिगेशन है ये आपकी पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है। जैसे कि आपका जो वर्ड लिटिगेशन, इसका मतलब क्या हुआ? लीगल एक्शन। तो पीआईएल बेसिकली आपका स्टैंड करता है फॉर लीगल एक्शन टेकन बाय अ पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। सो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है बेसिकली आपकी फाइल की जा सकती है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर आपकी म्युनिसिपल अथॉरिटीज के अगेंस्ट, पर आपकी किसी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल नहीं की जा सकती। तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आपकी जो ये पिटीशन है या आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आधार पर आर्टिकल 226 के तहत फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो आपका कॉन्सेप्ट था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ये सबसे पहले लाया गया था जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा 1976 में इन मुंबई कामागर सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस में। तो इसमें सबसे पहला जो केस था आपका, जो पीआईएल द्वारा रिपोर्ट किया गया था, वो आपका था हुस्नैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में, जिसके चलते जो इनह्यूमन कंडीशंस थी प्रिजन्स की, या फिर हम जो कहते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनकी जो कंडीशन थी, उस पर फोकस लाया गया था और इसके चलते मोर देन 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का रिलीज हुआ था। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए कि जो आपकी जस्टिस भगवती और जो जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर थे, दे वर अमंग द फर्स्ट जजेस इन द कंट्री टू एडमिट पीआईएल। काफी एरियाज हैं जिनके तहत आपकी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उन्हें फाइल किया जा सकता है, जैसे कि वायलेशन ऑफ रिलीजियस राइट्स ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पुअर, कंपेल म्युनिसिपल अथॉरिटीज टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, कंटेंट और कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, आपकी जो बॉन्डेड लेबर मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड भी किया जा सकता है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस टू द वर्कर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल वर्कर्स। ठीक है जी। एट्रोसिटीज ऑफ वीमेन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, फूड अल्टरेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर। तो इस तरीके के जितने भी आपके एरियाज हैं इनके तहत आपकी पीआईएल फाइल की जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होना कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, आपको स्टेटमेंट के तौर पे भी पूछा जा सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपका स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है तो आपको शायद जरूरत है थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की, थोड़ी चीजों को डीप में पढ़ने की, ताकि आपको एक हॉलिस्टिक नॉलेज हो किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।